अमित शाह, जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि धारा 370 और 35A हटाने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे, जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो हम सभी जानते हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हैं और हालात दिन प्रतिदिन सुधरते ही जा रहे हैं। अमित शाह, जिन्होंने कहा था कि हम यूसीसी लेकर के आएंगे, ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। अमित शाह, जिन्होंने ये कहा था कि हम पूरे भारतवर्ष को विकास की उन उच्चतर मान्यताओं तक पहुंचाएंगे जहां तक की सोच भारतीयों के सपनों में भी नहीं आती थी। भारत का विकास निरंतर गति से हो रहा है। उन्होंने खड़े होकर के तेलंगाना और कर्नाटक में कहा कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। आप सभी इस बात को सुन करके थोड़ा अटपटा महसूस कर सकते हैं। मुसलमानों ने भी इस पर भिन्न भिन्न प्रकार की आपत्तियां दर्ज की, लेकिन अमित शाह अपने शब्दों के, अपने वचनों के, प्रण के पक्के माने जाते रहे हैं। आज मुसलमानों के इसी आरक्षण पर हम बात करने वाले हैं कि ये बात कितनी जायज है और कितनी नाजायज है। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अमित शाह ने कर्नाटक में जब चुनाव प्रचार किया था तब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो 4% आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को दिया हुआ है उसको हम खत्म करेंगे, और उन्होंने आते ही खत्म भी किया था। अब वो लोग जो कहा करते थे कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार तो माइनॉरिटीज का है, और माइनॉरिटीज में भी कौन? मुसलमान। आज तक आपने कभी देखा हो कि अल्पसंख्यक आयोग का जो अधिकारी है वो मुसलमानों के अलावा कोई बना हो? पहली बार स्मृति ईरानी जी को बनाया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो एक पारसी पुरुष की धर्मपत्नी है। वो एक ऐसे समुदाय से आती हैं जो सर्वाधिक माइनॉरिटी में है भारतवर्ष में। अब ऐसे में प्रॉब्लम्स तो लोगों को होनी ही थी। जो लोग माना करते थे कि भारत की हर चीज पर मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती, राजस्थान की गली कूचे, सड़क, हाईवे, सब कुछ अट और फट गए जिस समय पर नमाजें पढ़ने के लिए रोड पर लोग निकले। योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने भी नमाज पढ़ी तो घर की कुर्की तक करवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी तीज त्योहार हो, किसी का भी कोई भी फंक्शन हो, कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना सामने नहीं आती। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उसका कारण क्या है? शासन और प्रशासन का इन लोगों के प्रति नरम होना और इनकी आइडियोलॉजी का लचर होना। भला ऐसे लोगों को अमित शाह के इस प्रकार के बयान क्यों ही एक्सेप्ट होंगे या हजम होंगे? उन्होंने तेलंगाना में खड़े होकर के कहा, जिस प्रकार से केसीआर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए 4% से बढ़ा करके तकरीबन 12-14% मुस्लिम आरक्षण जिन्होंने कर दिया है, हम इसको आते ही समाप्त करेंगे। इसके पीछे का कारण समझिए। मुस्लिम या हिंदू या सिख के नाम से आरक्षण देना यह पूर्ण रूपेण गैर संवैधानिक है। यह इसलिए भी नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह आरक्षण शिक्षा में दिया गया है। यह आरक्षण पदोन्नति और नौकरियों में देने के कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। अब हम क्या समझें कि पूरे के पूरे तेलंगाना के अंदर भले ही केसीआर का बहुमत हो, लेकिन वो काम करते हैं असाउद्दीन ओवैसी के इशारों पर। वो काम करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए। अगर हम वहां के मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल को देखें तो उनकी भरसक कोशिशें हैं कि वो अपनी 4 सीटों के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने जितना तुष्टीकरण किया है, जितना हिंदुओं का मान मर्दन किया है, उतना कभी इतिहास में नहीं हुआ। जितना उन्होंने ईसाई और मुस्लिमों के लिए कार्य किए हैं, हिंदुओं के प्रति उनके दिल में, उनके मन में जरा भी लेश मात्र भी सम्मान भावना नहीं है। जिस प्रकार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों के पदाधिकारी क्रिश्चियन और मुसलमान बनाए गए,
उनसे तो यही बातें मालूम पड़ती हैं। जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि गैर संवैधानिक तरीके से थोप करके हिंदुओं का पूरा अधिकार काटकर मुसलमानों को देना ये अपराध है और हम आएंगे तो इसको समाप्त करेंगे, तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। खास करके उन लोगों को जो रात दिन कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए निकले हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, ये उन लोगों का अधिकार है जिनको कि SC, ST और OBC कहा जाता है। लेकिन उनका पेट काट करके मुस्लिमों का जो तुष्टीकरण हो रहा है, इस तरीके की घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से पाबंदियां लग जानी चाहिए थी। लेकिन जनता ही अपने अधिकारों से अवेयर नहीं है। मैंने आपको बताया राजस्थान की भूमि, वीर और वीरांगनाओं की भूमि, कांग्रेस वहां पर क्या कर रही है। टोंक में गुर्जर समुदाय के घर के सामने मुस्लिम तेज स्पीड में बाइक चला रहे थे, वहां पर स्टंटबाजी कर रहे थे। गुर्जर महिला बाहर निकली और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ये चीजें हमारे घर के सामने नहीं होंगी। आप जमघट देख करके हैरान हो जाएंगे कि मुस्लिम लाठी, डंडे, तलवारें, हथियार निकाल करके गुर्जर लोगों के घरों को घेर करके वहां पर उत्पात मचाने लग गए। उसके बाद में कुछ और वीडियोस क्लिप भी सामने आए जिसमें कि गुर्जर महिलाओं मात्र ने ही उन सारे के सारे जालीदार कम्युनिटी के लोगों को वहां से मार करके भगाया। लेकिन अगर राजस्थान की पूरी परिस्थिति को, पूरी की पूरी भौगोलिक अवस्थिति को हम देखें तो अधिकतर स्थान ऐसे हैं जो जालीदार कम्युनिटी के कब्जे में आ चुके हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। मुस्लिम मरते हैं तो उनको लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर ऐसे बहाए जाते हैं, और किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है तो उनको पूछा तक नहीं जाता है। सारी की सारी सुविधाएं वो मुसलमानों को देने के लिए कृत संकल्पित रहे हैं, जिनको आज आप त्रिपुंडधारी, जनेऊधारी ब्राह्मण दिखा रहे हैं, तपस्वी दिखा रहे हैं, वही एक टेबल पर बैठ करके अगले दिन मांसाहार कर लेते हैं। मंदिर में जाकर के धोती पहनने की जिनको तमीज नहीं, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ने तक की जिनको तमीज नहीं, छोटे बच्चे भी भक्ति भाव में इनसे अच्छे तरीके से खड़े रहते हैं। लेकिन आप इन लोगों के ऊपर विश्वास करने में लगे पड़े हैं, जिनका पूरा का पूरा खानदान ही मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए, मैमुना बेगम का तो नाम आपने सुना ही होगा, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए यहां तक आए। आज हमारे देश का युवा उसको तपस्वी बता रहा है, त्रिपुंडधारी बता रहा है, जनेऊधारी बता रहा है, कौल ब्राह्मण बता रहा है, उसको बेघर दिखा रहा है, और उसमें भी बड़ी इमोशनल ट्यून चला करके लोगों के बीच में इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। और कल को ये सारे के सारे लोग मिलकर के हिंदुओं का फिर से मूर्ख बनाने के लिए आएंगे और कहेंगे कि लो ये 4-4 पैसे की रेवड़ियां पकड़ो। वो रेवड़ियां क्या होंगी? जैसे कि तुमको 2,000 रुपये महीना दे दिया जाएगा, जैसे किसी को 6,000 रुपये महीना दे दिया जाएगा। ये करने के बाद जो तुमसे ऐंठा जाएगा, जो तुम्हारी गलियों में टोंक का जैसा वातावरण बनाया जाएगा, जयपुर जैसी सड़कें नमाजियों के द्वारा छाप दी जाएंगी, इन सब बातों पर भी हमें फोकस करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि केवल 1-2 राज्यों में मुसलमानों का गैर संवैधानिक आरक्षण दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ये छिटपुट बातें करने के अलावा अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारी सरकार को स्पष्ट एक नियम निर्धारित करना चाहिए कि 2-4% से अधिक जनसंख्या का अल्पसंख्यक टैग ही छीन जाना चाहिए। जिनकी आबादी ऑलरेडी देश के अंदर 18 से 20% हो चुकी, वो कब तक अल्पसंख्यक, कब तक माइनॉरिटी रहेंगे? ये तो ठीक वैसी ही बात हुई कि 60 साल का होने जा रहा है राहुल गांधी और ये युवा नेता ही रहेगा। ये 60 साल का होने जा रहा राहुल गांधी ये हमेशा बचकानी हरकतें करता रहेगा, और सारे के सारे कांग्रेसी इसको उठ जा बेटा चींटी मर गई, चींटी मर गई यही करते रहेंगे। ये ठीक उसी प्रकार की लारेबाजी है। इससे बाहर निकल करके कड़े संकेत देते हुए अब इस जालीदार कम्युनिटी का, अल्पसंख्यक का जो टैग है वो ही सीधे छीन जाना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अमित शाह जी के इस बयान से जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को उस देश चले जाना चाहिए जो उनके पूर्वजों ने अपने मजहब के आधार पर अलग बनवा कर लिया था। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।